स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने इंस्टीट्यूट ड्रीम आईएएस में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में। पहले तो आप देख रहे होंगे कि आज बगैर टोपी के कैसे, बताइए। हम लोग पढ़ते पढ़ते आज 4th नंबर का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। चीज़ें ठीक लग रही हैं, समझ आ रहा है, सारी चीज़ें एक बार बताएंगे। स्टार्ट किया जाए। हम लोग अभी तक देख रहे थे सॉइल चैप्टर में। सॉइल चैप्टर में हमने सबसे पहले इसके बारे में, ये शब्द के बारे में समझा, किस तरीके से ये सब किस तरीके से आया। सॉइल शब्द के बारे में जानने के बाद हमने इसकी परिभाषा देखी। परिभाषा, सॉइल क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से था, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका जिसमें सॉइल से रिलेटेड मैंने ऊपर से नीचे की उसकी वर्टिकल काट को समझाया, किस तरीके से उसमें हॉरिजन पाए जाते हैं और कौन से संस्तर किस लिए जाने जा रहे हैं, उनका नाम किस तरीके से अलग अलग किया गया। सॉरी। उसके बाद मृदा विशेषता, को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। मृदा की विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारक जिसमें उसकी पैतृक खनिज, जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहेगा, किस तरीके की मृदा बनेगी, और उसमें जो भी फैक्टर्स हैं, ह्यूमस कैसे बन रहा है, ह्यूमस क्या भूमिका निभाएगा, उसके प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसका डिस्कशन किया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़े जिसमें मृदा वर्गीकरण, जिसमें कल हम लोगों ने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप की लैटराइट मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, इन कुछ 5-6 टाइप की मृदाओं को कवर किया, जिसमें पूरे भारत की मुख्य भूमिका 80 से 90% क्षेत्रफल इन्हीं मृदाओं के अंतर्गत आता है। बाकी कहीं कहीं जैसे पीट मृदा, दलदली मृदा, जो पूरी तरीके से मृदा का रूप नहीं है, या पर्वतीय भाग है जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, तो वो पूरी तरीके से मृदा ही नहीं है। बस कुछ ऐसे क्षेत्रों को छोड़ने के बाद ये हम लोग यहाँ तक अब तक कर चुके हैं। पिछले 2-3-4 मिनट में मैंने सारी बातें कवर करी कि ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय मृदाओं की समस्याएं। भारतीय मृदा की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सॉइल। अब मृदा से संबंधित समस्याएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। ये हम लोग कोई डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हम लोग अपने अध्ययन के अनुसार, अध्ययन में सुलभ हो सके, पढ़ना आसान हो सके, समझना आसान हो सके, इसलिए 2 प्रकार से बांटते हैं।
अपर्दन जनित समस्या और दूसरी तरफ प्रदूषण। प्रदूषण जनित इरोजनल और इधर पॉल्यूशन, दो तरीके से मृदा को हमारे नुकसान हो सकता है। कि इरोजन में जैसे क्या है, अपर्दन नहीं लिखा है, अपर्दन नहीं लिखा है, सॉरी, अपर्दन जनित मतलब कि मृदा जो है अपर्दित हुई, टूटी फूटी वहीं पे बनी और वह बहकर दूसरी जगह निक्षेपित होना अपरजन जनित समस्या में हो जाएगी। अपक्षय, यहाँ शब्द याद रखिएगा, अपक्षय को मृदा की समस्या नहीं मानते हैं। अपक्षय क्या होता है? जैसे कल तक हम लोग बार बार यही कहते चले आए, कोई एक पैतृक चट्टान है जिस पे जलवायु कारक और वहाँ पर बारिश अधिक होना, बारिश कम होना या किसी जीव के आ जाने से वहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ हुई या कोई जीव जंतु के रहने से वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हुई, धीरे धीरे मृदा का सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। वो अपक्षय के अंतर्गत है, क्योंकि जब मृदा कोई चट्टान टूट फूट कर बन रही है तो वह अपक्षय हुआ। अपक्षय के बाद में जब वह किसी माध्यम के द्वारा, जैसे नदी, वायु, सागरीय तरंग या किसी अन्य मानवीय गतिविधियों के द्वारा वह अपने स्थान पर जहां उसका निर्माण हुआ है वहां से बह करके वह कहीं दूसरी जगह चली जाती है, इसे समस्या माना जाता है। यह अपर्दन जनित समस्या होती है। यही अपर्दन होता है कि अपक्षय से जो चट्टान बनकर तैयार हुई, जैसे यह एक पैतृक चट्टान, यह एक पैतृक चट्टान है, यह कोई पैतृक चट्टान है जिस पर जलवायु व अन्य सभी कारकों के प्रभावी होने पर यहाँ अपक्षय हुआ, अपक्षय हुआ और यह मृदा की अच्छी सतह बनकर तैयार हो गई। मृदा की अच्छी सतह बनकर तैयार हुई। अब यहाँ यह अपक्षय की जगह अपर्दन आ गया। अपर्दन आ गया। अब यह बनी बनाई सतह जो हमारे एग्रीकल्चर और भी जो भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं भूमि के साथ में, वह करने के लिए उपयोगी हो गई थी। वह अपर्दन के कारण अब यह जो मृदा बनकर तैयार हुई थी, यह यहाँ से जाकर कहीं दूसरी जगह चली जाएगी या खराब हो जाएगी। इस प्रक्रिया को टूट फूट के मृदा को तैयार होना अपक्षय, यहाँ से बहकर दूसरी जगह चले जाना अपर्दन। यह अपर्दन जनित कारकों में जल द्वारा अपर्दन, वायु द्वारा अपर्दन, सागरीय तरंगों के द्वारा या भूमिगत जल
भूमिगत जल के कारण अपर्दन हो जाना, मतलब जो सतह बनी बनाई तैयार हुई है वह अपने स्थान से बह करके चली जाती है और वहाँ की मुख्य भूमि जो उपयोगी भूमि है उसका नुकसान हो जाता है। ठीक, पहले ये वाले कारण हम लोग समझेंगे, उसके बाद में प्रदूषण वाले चलेंगे। प्रदूषण वाले में जैसे ऊसराइजेशन, ऊसराइजेशन, दूसरा अत्यधिक खाद का प्रयोग, अत्यधिक खाद का प्रयोग। कुछ ऐसे पोल्यूशन कि जैसे मृदा तो वही रही, यहाँ सॉरी, यह जो मृदा बनी हुई थी इसका अपर्दन नहीं हुआ, वह कहीं गई नहीं, रही वह वहीं पे, लेकिन उसमें पोल्यूटेंट्स आ गए, जैसे किसी तरीके से इसमें प्रदूषक आ गए। जैसे हम लोग औद्योगिक कचरा, जैसे कोई भी बड़ी फैक्ट्री लगती है उसके अगल बगल में जो उसका अव्यवस्थित, जिसका जल का उपयोग नहीं हो रहा है, वो छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो किसी फैक्ट्री या किसी नदी में गिरा देंगे तो नदी खराब हो जाएगी, या फिर वो किसी जो कृषि योग्य भूमि है उसमें निकाल देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। इस तरीके से उसमें पोल्यूशन आ जाते हैं और वह खराब हो जाती है। यह 2 पॉइंट हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग यह जल द्वारा अपर्दन आगे बढ़ते हैं। जल द्वारा अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन, सबसे पहले इसे समझने से पहले एक और पॉइंट ले लें, हिमानीय अपर्दन, सॉरी हिमानीय अपर्दन, ऐसे आपको याद रहेगा, हिमानीय अपर्दन। यहाँ यह चीज ध्यान रखना है, ना ही हम लोग अपर्दन पढ़ रहे हैं ना ही हिमानी पढ़ रहे हैं। तो हिमानी क्या है बस मोटा मोटा बताऊंगा। बर्फ की या आइस की हिमालयी श्रृंगों से निकली हुई छोटी नदी या धार जहाँ बर्फ बह रही है वही हिमानी है। और हिमानी, अब जैसे यहाँ एक स्ट्रक्चर ले लें कुछ ऐसे, कुछ ये पर्वत हमारे पास दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ ऊपर, इनमें ऊपर की तरफ ये आप देख रहे हैं आइस कैप, इनकी चोटियों पर इस तरीके से बर्फ की चादर जमी हुई है। ये पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें बर्फ की चादर जमी दिखाई पड़ रही है। अब इसमें कोई हिमानी, कोई बर्फ का टुकड़ा वैसे इतने अधिक खड़े ढालों पर मृदा का निर्माण नहीं होता है।
लेकिन फिर भी एक आप पत्थर टाइप की बर्फ को ले लीजिए और रगड़ना शुरू करिए, तो अब देखेंगे कि उसके साथ में कुछ यहाँ इस तरीके से धीरे से एक सूर्य की किरण पड़ी। इसमें एक पर्वत में आप देख रहे हैं इस तरीके से एक बन के तैयार हो गया ऊपर ही। इसी नीले वाले भाग में ऊपर आप देखेंगे एक श्रृंग या हॉर्न लिखते हैं सींग बन के तैयार हुआ। सूर्य की किरण पड़ी, एक टुकड़ा गल गया, वह यहाँ से निकल गया, वह नीचे की तरफ जा रहा है। जब तक वो यहाँ तक था तब तक वो बर्फ में था। जब यहाँ से वह नीचे की तरफ आया और नीचे आया, यहाँ तक मान लिया वो बर्फ टुकड़ा जो था वो बह कर के आया, और यहाँ कहीं क्षेत्र में जब वो पूरी तरीके से जल रूप में कन्वर्ट होता है, वहाँ तक वो अपने आगे की मिट्टी को ढकेल कर लाया। हिमानी द्वारा अपर्दन कुछ इस तरीके से होता है। हिमानी अपर्दन कुछ इस तरीके से हिमानियों के द्वारा ढकेल करके ऊपर, जो थोड़ी बहुत पैसे पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत पतली सी परत का निर्माण हुआ है वह हिमानियों के द्वारा अपर्दित कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, इनके ढलानों पर हम लोग सेब की खेती या फलों की खेती, कुछ बागवानी फसलें जैसे जैफरान या इनके घाटी क्षेत्र में कमल वन की खेती, इस तरीके से खेतियां कर सकते हैं। वह मृदा के अपर्दन के कारण नुकसान होने लगता है। मृदा अपर्दन से संबंधित समस्याएं फिर हम लोग आगे बढ़ के देखेंगे। अब इसमें हम लोग जल द्वारा अपर्दन पे आते हैं। हिमानी आई ऊपर से बह करके, अब वह जल रूप ले लिया है। जैसे ऊपर से हिमानी बह करके आई, अब वह जल रूप में आ गई है। इसके लिए एक और सतह बना लेते हैं। जैसे आप ये लीजिए, ये कोई आपके घर के बाहर खुली पड़ी जगह है, जहां आप कहीं यहाँ कहीं बैठ करके इसको देख रहे हैं। यह भूमि है आपके घर के अगल बगल कहीं। यहाँ देखिए, कहीं यहाँ बादल मंडरा रहे थे ज़्यादा ऊपर जगह नहीं है, इसलिए वो पास में दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी बादल हैं, ये बादल थे, इनसे बारिश होना शुरू हुई और कुछ यूं करके एक बूंद आकर के यहाँ गिर गया। तो बूंद आके गिरा, वह पृथ्वी की सतह पर गिरा और इधर उधर थोड़ा छोटे छोटे बूंद इधर उधर की तरफ फ्लो हुए। आप देखेंगे छोटा सा गड्ढा बूंद का बन के दिखाई पड़ेगा। बूंद पहले गिरी कि मिट्टी के कण इधर उधर होना शुरू हो गए। बस यही आप लिखेंगे बूंद अपर्दन। बूंद अपर्दन। इसके बाद जब कई बार यहाँ पर बूंद गिरे तो एक पतली सी लाइन खींची, जिसकी मोटाई लगभग उंगलियों के बराबर रहती है। इसे कहेंगे सीट इरोजन। सीट इरोजन या सतह अपर्दन। सतह अपर्दन यहाँ कुछ इस तरीके से छोटी छोटी नलियाँ बनकर के आगे की तरफ जा रही हैं। ये हम लोगों ने एक बार फिर से अच्छे तरीके से किया है। पिछले क्लास में आप देखेंगे जब मैंने नदी
चैप्टर पढ़ाया था, तो नदियों के विकास में भी नदी कैसे बनती है, नदी का निर्माण कैसे होता है, उसमें मैंने इसे डिटेल से करवाया है, बताया था कि यह एरिया जो मैंने बनाया है यह क्या कहलाएगा, वाटर शेड एरिया है, वाटर कैप्चरिंग एरिया नदी का क्या है, यह पिछली क्लासों में मैंने बताया है। इसलिए पिछली क्लासों को आप अपना रिवाइज करते रहेंगे और पीछे से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, तो सारी चीज़ें जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी रहेंगी। अब ये छोटी छोटी नली मिल करके कुछ बड़े आकार हो गई हैं, जहां 2 या 3 ये नली मिलने के बाद में कुछ मोटा आकार हो गया है इनका। अब इनको नाम दे दिया जाएगा अब नालिका, अपर्दन। हो क्या रहा है, अपर्दन नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोग किसी भी सतह के ऊपर की परत को हट जाने की क्रिया जिसे अपर्दन कहते हैं। अब हम लोग मिट्टी का समस्या है यह चीज़ कि मिट्टी की जो ऊपर की उर्वरक और पोषक सतह है वह हट जाती है, किन्हीं कारणों से ऊपर से हट जाती है और वह अनुर्वरक अनुत्पादक होती चली जाती है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। बस इसी को आज हम लोग देख रहे हैं कि परत कैसे कैसे हट सकती है, कैसे कैसे उसको नुकसान हो सकता है और वह किस तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक होगी। यहाँ अब नालिका अपर्दन या गली अपर्दन। गली इरोजन, EROSION, गली इरोजन। इसके बाद में जब ये आप देखेंगे 2-3 ऐसे बड़े बड़े मिल जाने के बाद में, 2-3 गलियों के मिल जाने के बाद में फिर आप आए, यहाँ एक का निर्माण हुआ। जो आप देखते हैं किसी शहर के बीच में एक बड़ा सा नाला, किसी भी शहर में देखेंगे एक कहीं न कहीं ऐसा स्टोरेज टाइप में बनाया गया रहेगा, जो आपके द्वारे पर जो गिरी हुई बूंद है, आपके घर के बाहर गिरी हुई बूंद है, वह किस तरीके से अपने घर के बाहर गेट पर बहते हुए नाली तक गई है, जिसे सीट इरोजन सतह का अपर्दन के द्वारा नाली तक पहुंची है। फिर नाली वह बह करके एक बड़े नाला में अब नालिका में पहुंची है। उसके बाद में यह बड़ा नाला, तो इसे नाला अपर्दन या रिवुलेट, रिवुलेट इरोजन। अब वह नाला बहा कर ले जा रहा है मिट्टी, यहाँ की मिट्टी अब इस क्षेत्र की मिट्टी कहीं दूसरी जगह चली जाएगी। यह जल अपर्दन के द्वारा इस तरीके से बहुत कई सारे अपर्दन होते हैं। पहले नंबर पे हम लोग बूंद अपर्दन, दूसरी सतह अपर्दन जिसमें आपके घर बाहर द्वारे की मिट्टी बह करके कहीं दूसरी जगह जा रही है। फिर नलियों के द्वारा अपर्दन, जैसे इनके एग्जाम्पल हम लोग समझें। सबसे ज़्यादा भारत में एक मैप बना लें, अगर चलो मैप भी बना ही लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। ये हम लोग एक ही बार में ड्रॉ कर दिए हैं भारत, तो मान के चलेंगे कि भारत ही है। इसमें हम लोग जल के द्वारा अपर्दन लगभग 60% अपर्दनात्मक भूमि, तो कुल 80% ऐसी भूमि है, 80% तक भूमि है जो अपर्दन से प्रभावित है।
जिसमें से कुछ 50% के करीब करीब भूमि जो जल अपर्दन से प्रभावित है, जल अपर्दन से प्रभावित है। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में, बाकी यहाँ महानदी नदी बेसिनों क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा, पश्चिमी घाट के सहारे नीचे तक, बाकी नदियों की घाटियों में यह सतह अपर्दन, ये जल अपर्दन के द्वारा बनाए गए क्षेत्र हैं। अपर्दन जल अपर्दन कुछ इस तरीके से हमारी सतह को उठा करके दूसरी जगह ले जाता है, जिससे उसके पोषक तत्व वहाँ से निकल करके उसके जल के साथ में बह करके दूसरी जगह चले जाते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ देखें। ठीक, वायु द्वारा समझ आ रहा है? कोई दिक्कत हो बताइएगा, कोई दिक्कत हो बताना। वायु द्वारा अब हम लोग देखेंगे, वायु हवा के द्वारा अपर्दन किस ऐसी भूमि, सॉरी इसी में बता दें, ये हम लोग यहाँ आए। जैसे यह मैंने बताया कि यह दिल्ली से लेकर के गुजरात के ऊपरी हिस्से तक यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। इससे एकदम से लगा हुआ कुछ यह क्षेत्र मरुस्थल का क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसका कुछ कुछ पॉइंट यहाँ भी आप बना लेंगे। क्योंकि इनको स्पष्ट दिखाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि जैसे अब हम लोग कहें कि हम यहाँ इलाहाबाद से क्लास ले रहे हैं, इलाहाबाद में अगर हम क्लास दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ गंगा यमुना और संगम के दौरान उनके द्वारा भी अपर्दन हो रहा है। शहर के द्वारा जो भी मलबा इकट्ठा किया जा रहा है, गली रेलवे सारे अपर्दन तो चल ही रहे हैं। साथ में क्या होगा, जो गंगा नदी जब अपने जल स्तर कम होता है उस समय पर उस नदी बेसिन में पड़ी हुई भूमि भी हवा अपर्दन के द्वारा उड़ करके वह वापस जा सकती है, या किसी दूसरे रेत के टीले के रूप में इकट्ठी हो सकती है। तो एक जगह पर बहुत सारे अपर्दनात्मक क्रियाएं प्रभावी हो सकती हैं। तो इनका स्पष्ट कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ये जो है वायु के द्वारा अपर्दन हिमानी क्षेत्रों में भी हो सकता है। जैसे बर्फ क्या है, आइस, आइस मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आइस क्या रुई के गोले के समान है। वो अगर पड़ी हुई है सतह पे तो उसे हवा उठा करके ले जा सकती है, दूसरी जगह डाल देगी। अगर आइस को उठा करके दूसरी जगह कहीं रख दे रही है तो वहाँ जैविक क्रियाएं रुक जाएंगी। जो भी कीड़े मकोड़े अच्छे तरीके से उसको ह्यूमस को गला रहे थे, मिट्टी अच्छी बना रहे थे, अगर आइस पटी रहेगी, बर्फ पट जाएगी तो वह क्रियाएं नहीं होंगी, मृदा निर्मित नहीं होगी। तो कुछ हद तक यहाँ भी प्रभावी देखते हैं। बाकी हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ